हेलो, मैं हूं हरप्रीत। आज हम बात करेंगे असेसमेंट की इम्पोर्टेंस के बारे में, किस तरह से किया जाता है असेसमेंट और इसका रोल क्या रहता है बच्चों की प्रोग्रेस में, उनकी परफॉर्मेंस में और उनके सक्सेस में। क्योंकि जो बच्चे स्पेशल नीड्स होते हैं, चाहे मैं ऑटिज़म की बात करूं या ADHD बच्चे भी होते हैं या फिर और डिसऑर्डर्स इन बच्चों को होते हैं, आईपी एक ऐसी गाइड है जिसके थ्रू हमें पता रहता है कि हमें बच्चे को क्या करवाना है। उन गाइडलाइंस के लिए ज़रूरी होती है कि हम बच्चों का असेसमेंट करें, हम बच्चों के लेवल को समझें। जब भी हम कोई होम प्लान भी बनाते हैं, बच्चे को ऑब्जर्व करते हैं ध्यान से कि बच्चा किस तरह से बिहेव कर रहा है। अगर बच्चा वर्बल है तो वो हम उसका फंक्शनल असेसमेंट करते हैं। मैं आपको कुछ वीडियो क्लिप्स भी दिखाऊंगी जिसमें बच्चे का असेसमेंट कर रही हूँ और उसके डिफरेंट स्किल्स को, एरियाज़ को मैं असेस कर रही हूँ डिफरेंट फेज में। इससे आपको समझ में आ जाएगा, इस वीडियो से आपको ये समझ में आ जाएगा कि मेरा बच्चा कहाँ पर लैग कर रहा है, कहाँ पर उसे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। क्योंकि जब तक हमें प्रॉब्लम्स नहीं हम पकड़ पाते हैं, सही से हम उन पर काम नहीं कर पाते हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को जानना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए ज़रूरी होता है असेसमेंट। असेसमेंट की इम्पोर्टेंस सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम बच्चे को असेस कर उसके बेस के ऊपर हम आईपी बना रहे हैं, बल्कि असेसमेंट टाइम टू टाइम होना ज़रूरी है ताकि हम बच्चे को इवेल्यूएट कर सकें, हम समझ पाएँ कि हमारा बच्चा कितना सीख पाया है और कितना वो सीखेगा आगे चलकर, और उसे मॉडिफाई कर पाएँ प्लान को। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमने बच्चे के रीडिंग का टारगेट रखा है कि बच्चा CBC वर्ड्स को रीड करना सीख जाएगा, लेकिन बच्चा स्टार्टिंग में ABC भी नहीं जानता और समझता है। मान लीजिए हमने पूरा 1 साल का टारगेट रखा है कि बच्चा 1 साल में रीडिंग कर लेगा, लेकिन अगर आपका बच्चा 6 महीने में उस टारगेट को अचीव कर रहा है तो हमें उसे मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। तो ये एक चीज़ की हमें टाइम के हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी होना ज़रूरी है, गोल्स का अटेनेबल होना ज़रूरी है कि ऐसे गोल्स हो जिससे कि अचीव किया जा सके, और उन स्टेप्स के साथ में हमें चलने की ज़रूरत है, सिंपल स्टेप्स के साथ में। क्योंकि जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स होते हैं आईपी में, उन्हें हम ब्रेक करते हैं और ब्रेक करके हम उन्हें छोटे छोटे सिंपल स्टेप्स में डिवाइड करते हैं और एक एक करके उन्हें सिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि बच्चे का, अगर हम बच्चे को एकेडमिक सिखाने वाले हैं, एकेडमिक एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होता है जिसे अक्सर इग्नोर किया जाता है। क्योंकि अगर आपका बच्चे का स्पेशली मॉडरेट कैटेगरी में है, माइल्ड में तो हम बच्चों को स्कूल भेज देते हैं, लेकिन जब मॉडरेट कैटेगरी की बात आती है तो हम सिर्फ थेरेपी सेंटर्स में ही जाते हैं, OT ले रहे हैं या फिर हम स्पीच थेरेपी ले रहे हैं, लेकिन बच्चे का स्पेशल एजुकेशन जो एरिया होता है वो मिस हो जाता है, और वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बच्चों को एजुकेट करना ज़रूरी चीज़ है, और एकेडमिक स्किल्स में हम जब आईपी बनाते हैं तो उनको हम ज़रूर रखते हैं ताकि हम बच्चों के एकेडमिक स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा बच्चा रीड करे, लेकिन रीडिंग से पहले के जो स्टेप्स हैं वो हैं कि बच्चे को आइडेंटिफिकेशन होनी ज़रूरी है लेटर्स की, कि किसी लेटर को क्या कहते हैं। लेकिन उससे भी पहले ज़रूरी है कि बच्चा मैचिंग के कॉन्सेप्ट को जानता हो। मेरे पास एक बच्चा आया था असेसमेंट के लिए जो मैचिंग के कॉन्सेप्ट को, अदरवाइज ही वॉज वेरी गुड, बहुत अच्छा था, उसने मुझे काफ़ी चीज़ें बताई, बोलता था, वर्बल था, कि जो भी चीज़ मैं बोलती थी उसे रिपीट करता था, लेकिन उसकी डिफ़िकल्टीज जो थी कि उसको मेन जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वो उसे नहीं पता थे। कई बार बच्चे नाम तो जानते हैं चीज़ों के, लेकिन वो आपको बताते नहीं हैं। इसी तरह से बच्चा था कि उसे कलर्स नेम तो पता थे, लेकिन वह मेरी वेट करता था कि मैं उस कलर का नाम बोलूं और वह मेरे पीछे रिपीट करता था। अपनी तरफ से कोशिश नहीं करता था, लेकिन मेरी यहाँ कोशिश होती थी कि वह मेरी बात को रिपीट न करके खुद से बोले। मैचिंग का कॉन्सेप्ट उसके लिए थोड़ा मुश्किल था। उसने कुछ इस तरह से रिएक्ट किया, क्योंकि वो मैचिंग का पता लग जाता है जब हम बच्चों का असेसमेंट करते हैं कि बच्चा बिल्कुल अनअवेयर है। ऐसा नहीं था कि वो नहीं कर पाएगा, लेकिन वह नहीं कर रहा था, दैट मीन्स उसे इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था। फिर जैसे ही मैंने उसे इंट्रोड्यूस किया, उसे बताया कि मैचिंग का क्या मीनिंग है, तो वह बहुत जल्दी इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर गया और उसने खुद से मैच कर मुझे बताया। तो मैचिंग के थ्रू मैंने उस पर काम किया और मुझे समझ में आ गया कि वो जल्दी सीख जाएगा इन चीज़ों को, और उसने उस चीज़ को पिक भी किया। सिर्फ एक ही सेशन में बच्चा मैचिंग नहीं जानता है तो पहले हम उसे मैचिंग का कॉन्सेप्ट करवाएंगे। बच्चा मैचिंग का कॉन्सेप्ट जानता है तो बहुत अच्छी बात है, आप बच्चे के हाथ में ये दीजिए, अगर आप रीडिंग पर उसके काम कर रहे हैं तो क्या बच्चा आइडेंटिफाई करके उसे सही जगह पर रख रहा है, ए के ऊपर वो मैच कर पा रहा है। अगर वो कहीं और रख रहा है दैट मीन्स कि वो नहीं जानता है कि जो ए है वो मुझे इसके ऊपर मैच करना है। मैच का मतलब है कि मुझे उसके ऊपर रखना है। सेम चीज़ को डिस्क्रिमिनेट करके उसे लेटर्स को आइडेंटिफाई करना है और उसे रखना है। ये सिंपल सा काम कुछ बच्चों के लिए मुश्किल होता है, जो बच्चे आइडेंटिफिकेशन ही समझते हैं, जो फॉर्मेशन ही समझते हैं, या जो बच्चे मैचिंग का कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं।
इसके बाद लेटर्स को हम कहते हैं कि पहले क्या सिखाया जाए, नंबर्स या लेटर्स। बहुत से पेरेंट्स ये भी कहते हैं, तो पहले हमें नंबर सिखाने की ज़रूरत होती है। अब अगर मैं बात करूं कि अगर ये जो लेटर्स हैं ये अपर केस हैं, लोअर केस इसके बाद आते हैं। पहले हम अपर केस लेटर सिखाएंगे बच्चों को। आइडेंटिफिकेशन हर एक लेटर की बच्चों को होनी ज़रूरी है, ताकि हम आगे चलकर हर एक लेटर की क्या साउंड है ये बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फोनिक्स की जानकारी होना ज़रूरी है कि कोई लेटर की क्या साउंड होती है, मिसिंग लेटर्स का पता होना। ये सब रीडिंग के ही कॉन्सेप्ट्स हैं जो बच्चों को हम सिखाते हैं उन्हें रीडिंग सिखाने से पहले, ताकि बच्चों को समझ में आ जाए कि ये लेटर ये साउंड करता है। और इसके रिगार्डिंग बहुत सी हम एक्टिविटीज़ बच्चों को करवाते हैं जिससे हम बच्चों की इस स्किल पर काम कर सकें। इसके आप ये जो चीज़ें होती हैं ये जब आप बच्चे को काम करवा रहे हैं और जब आप उसको बुलवा रहे हैं, जब बोल रहे हैं, तो बच्चे इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना शुरू करते हैं। चाहे बच्चा आपका वर्बल है नॉन वर्बल है, वो अंडरस्टैंड कर रहा है। ये क्या है? फैन। गुड। कैट। नॉन वर्बल है तब भी बच्चे, ऐसा नहीं है कि बच्चों में लैंग्वेज डेवलप नहीं हो सकती, बच्चे अंडरस्टैंड बहुत अच्छे से करने लग जाते हैं। अब मैं बात करूं कि अगर हम बच्चे को लेटर्स हमने सिखा दिए, ये तो थे रीडिंग की बात। अगर मैं बात करूं मैथ्स केस की, तो मैथ्स केस में आईपी में हम जो स्टार्टिंग है हमारी नंबर्स आइडेंटिफिकेशन मैचिंग से लेकर उसको एडिशन सब्ट्रैक्शन कराना, फिर मनी मैनेजमेंट सिखाना और टेलिंग टाइम, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बच्चों को सिखानी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे आईपी गोल का ही पार्ट रहेंगी, ऑब्जेक्टिव है हमारे आईपी गोल का। अगर हमारा बच्चा बहुत छोटा है तो पहले हम उसे नंबर सिखाएंगे और उन्हें हम बात करते हैं कि बच्चे को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सिखाना, लेकिन उससे पहले बच्चों को वन एंड मैनी का कॉन्सेप्ट, फुल एम्प्टी का कॉन्सेप्ट, बिग स्मॉल, टॉल शॉर्ट, ये सभी कॉन्सेप्ट्स बच्चों को पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बेसिक मैथ स्किल्स हैं, बेसिक मैथ कॉन्सेप्ट्स हैं। क्योंकि हम बच्चों को लगातार नंबर्स पर ही जोर देते हैं, कॉन्सेप्ट्स जो मैथ से जुड़े होते हैं इन चीज़ों को हम भूल जाते हैं। और ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स बच्चों की मैथ स्किल्स को सिखाने के लिए, उनके मेंटल मैथ के लिए बहुत ज़रूरी है। अब मैं बात करूंगी कि अगर हम बच्चे को मैथ, अगर हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए भी बच्चों को पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर किससे बड़ा है, ग्रेटर स्मॉलर का पता होना कि ये नंबर इससे बड़ा है, डिफ्रेंशिएट बच्चा कर पाए कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। और इसी तरह से अगर एडिशन की बात करूं तो 1 डिजिट से एडिशन सिखाकर हम उसे 2 डिजिट पर ला सकते हैं, अगर आपका बच्चा 80% तक 1 डिजिट की एडिशन कर लेता है। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन के रूल्स होते हैं और उसके बाद हम उसे सिखाएंगे मल्टीप्लाई और उसके बाद होगा डिवीजन। अगर आपका बच्चा नंबर्स और कलर्स कॉन्सेप्ट को जानता है तो आप कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ बच्चों को दे सकते हैं, जैसे कि इसे हम कोडिंग एक्टिविटी कहते हैं, जिसमें हम बच्चों को उनकी अंडरस्टैंडिंग पर काम कर सकते हैं, उनके कॉग्निशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट वन जो है ये अगेन मैं आपको दिखा रही हूँ असेसमेंट, जिसमें बच्चे की राइटिंग स्किल्स को मैं देख रही थी कि बच्चा पेंसिल को ईजिली होल्ड कर पा रहा था, लेफ़्ट टू राइट उसे प्रोग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पेंसिल को भी अच्छे से उसने पेंसिल ग्रिप के साथ में होल्ड किया हुआ है, आप देख रहे हैं। मैंने उसको स्लीपिंग और स्टैंडिंग लाइंस दी, यहाँ तक कि डायगोनल लाइन भी बच्चे ने अच्छे से कर ली, लेकिन प्रॉब्लम उससे आई शेप्स की ट्रेसिंग में, क्योंकि जो ट्रेसिंग होती है जब 2 स्ट्रोक्स का काम होता है तो कुछ बच्चों के लिए मुश्किल हो सकता है, जैसे कि प्लस का साइन बनाना, पहले स्टैंडिंग लाइन बनाना फिर स्लीपिंग लाइन बनाना। तो जहाँ पर वह रुका, जहाँ उसे डिफ़िकल्टी आ रही थी वो वहाँ रुक रहा था, तो मैं समझ गई थी कि उसको कहाँ प्रॉब्लम है। तो इसी तरह से आपको अपने बच्चे को असेस करना है, उसे डिफरेंट स्ट्रोक्स देखने हैं करवा के कि वो कर रहा है, क्या वो ट्रेसिंग कर पा रहा है, अगर नहीं कर पा रहा है जहाँ बच्चे को मुश्किल आ रही है आपको वहीं से स्टार्ट करना है। अब नेक्स्ट जो चीज़ है, हमारे बच्चों को लैंग्वेज और स्पीच को लेकर बहुत प्रॉब्लम होती है। कम्युनिकेशन की बात करूँ, बच्चे कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स उसमें डेवलप करने ज़रूरी है ताकि बच्चों में बिहेवियर्स कम से कम हो, क्योंकि बच्चों में चैलेंजिंग बिहेवियर्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं, अग्रेशन ज़्यादा होता है, खासकर अगर आपके बच्चे को मॉडरेट ऑटिज्म है या उसको स्पीच को लेकर डिफ़िकल्टीज़ है, या बच्चे जो बोलते भी हैं उन्हें भी एकोलेलिया या वर्बल स्टीमिंग इश्यूज़ होते हैं। ऐसे में बच्चों को कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी सिखाना ज़रूरी है। इसके साथ ही बच्चों की लैंग्वेज डेवलपमेंट पे काम करना। मत सोचिए कि आपका बच्चा नॉन वर्बल है तो वो कुछ समझता नहीं है। पिक्चर्स के थ्रू ही हम बच्चों में रिसेप्टिव लैंग्वेज को डेवलप कर सकते हैं, जो आगे चलकर उन्हें एक्सप्रेसिव होने में हेल्प कर सकती है। इसके लिए हम बच्चों को पिक्चर्स के थ्रू कम्युनिकेट करना या स्टोरीज़ बताना, स्टोरी टेलिंग करना, या फिर सीक्वेंस में बताना बच्चों को, सीक्वेंस स्टोरी जिसे हम कहते हैं, बच्चों के लिए बहुत ही यूज़फुल होती है। स्पेशली पिक्चर सीक्वेंस अगर आप ले रहे हैं तो उससे बच्चे आपके फोकस में रहते हैं और बच्चे कॉन्सेप्ट को भी समझ पाते हैं। एग ब्रेक हो गया शब्द, फिर क्या होगा बेटा, देखो नेक्स्ट व्हाट विल बी द नेक्स्ट पिक्चर। हाँ, एग में से चिक निकलेगा, फिर लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में
चिकन से बाहर आ गया ना। इसके साथ ही ये डिपेंड करता है कि आपके बच्चे का लेवल कितना है। अगर आपका बच्चा इन चीज़ों को समझता है तो हम आगे बढ़ जाएंगे, आगे के टारगेट्स लेंगे, रीजनिंग पर काम करना, उनकी लॉजिकल थिंकिंग पे काम करना। प्लांट को पानी देते हो आप? प्लांट पानी पीते हैं ना, प्लांट्स को पानी चाहिए होता है। अच्छा ये क्या है? मिट्टी, मिट्टी चाहिए होती है। यस। और रेन, रेन भी तो चाहिए होती है ना, रेन से इनको पानी मिलता है ना। हेड, हेड कहाँ पे पहनते हैं? हेड पर है ना। अच्छा ये बताओ फिर सॉक्स कहाँ पहनते हैं? इधर फीट में है ना। ये क्या? ये ज़ीब्रा। ज़ीब्रा, ज़ीब्रा एनिमल होता है ना। हाँ। अच्छा ये बताओ फिर पैरट क्या होता है? पैरट क्या होता है? पैरट बर्ड होता है ना। ऐसी चीज़ों पे काम करना जिसमें बच्चों को थिंकिंग स्किल्स की ज़रूरत पड़े। लेकिन अगर आपके बच्चे का लेवल कम है तो हम स्टार्टिंग में सिंपल चीज़ों के साथ शुरू करेंगे। किस पे सोएगा बताओ? बेड पर। किस पे बैठेगा? चेयर पर। खाना किस में खाएगा? बाउल में। अब जो चीज़ एक पार्ट होती है वो होता है सोशल एरिया। बच्चों के सोशल एरिया को कैसे डेवलप किया जाए, क्योंकि सोशल जो प्रॉब्लम्स हैं बच्चों में अक्सर रहती हैं, चाहे आई कांटेक्ट है, जॉइंट अटेंशन स्किल्स है, या फिर इशारों को समझना, इशारों में बताना बच्चे नहीं करते हैं, पॉइंटिंग तक बच्चों को प्रॉब्लम होती है करने में। तो हमें पहले उन बेसिक स्किल्स को पर काम करना है। बच्चे को घर पे ये चीज़ें सिखानी है। उसके लिए सिंपल पिक्चर बुक के साथ में आप काम कर सकते हैं। और अगर आपका बच्चा बड़ा है या उसका लेवल अच्छा है तो हम उसके हिसाब से टारगेट्स को चेंज करेंगे कि बच्चे को डिफरेंट सोशल सिचुएशन में किसी को ग्रीट कैसे करना है, दूसरों से बात कैसे करनी है, फ्रेंड्स कैसे बनाने हैं, या फिर बाहर जाकर हमें किस तरह से बिहेव करना है। क्योंकि बिहेवियर इश्यूज जो हैं वो बच्चों को सोशली आइसोलेट कर देते हैं। और उन्हें सिखाना ज़रूरी है कि किस तरह से हमें दूसरों के साथ में अप्रोप्रिएट वे में इंटरेक्ट करना है और इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर्स को किस तरह से हमें कम करना है। क्योंकि ज़्यादातर हम इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर्स को कम करने की कोशिश में लगे रहते हैं, चाहे उसको रिप्लेस करना एक अप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ में, ये हम अक्सर भूल जाते हैं। अगर आपका बच्चा हिटिंग कर रहा है तो हम उसे एक हिटिंग के लिए एक टारगेट दे सकते हैं कि बच्चा पंच बैग को हिट करे, रादर देन कि वो किसी और पर्सन को या अपने आप को ही हिट करे। अब अगर मैं बात करूं कि जो बच्चे बाहर जाकर, मैंने बहुत से पेरेंट्स जो हैं मुझे बताते हैं कि मेरा बच्चा मैडम मार खा के आ जाता है, किसी भी बच्चे के साथ खेलने जाता है, लेकिन वो नेक्स्ट डे उसी बच्चे के साथ खेलेगा क्योंकि वो नहीं जानता है कि ये इसने मुझे मारा था। उसके लिए वो उसको ग्रांटेड लेता है कि हाँ ये हमारे खेल का एक हिस्सा है, क्योंकि वो सही और गलत को हमारे बच्चे नहीं समझ पाते हैं। इस वजह से बच्चे सोशली उनको काफ़ी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं। बुलिंग या ऐसी चीज़ें, बच्चों को कोई मार रहा है या उन्हें फिज़िकली अब्यूज़ कर रहा है या फिर वर्बली अब्यूज़ कर रहा है, ये सब चीज़ें बच्चों की उनकी सोशल जो है उन्हें बच्चों को सोशली आइसोलेट कर देती हैं। कई बार बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं इन्हीं वजह से। बच्चों को सोशली दूसरों के साथ किस तरह से खेलना है और सही गलत का फ़र्क सिखाना उन्हें बहुत ज़रूरी है। और उसकी शुरुआत हम कर सकते हैं बच्चों को सही बिहेवियर और गलत बिहेवियर के बीच में क्या डिफरेंस है उनकी सॉर्टिंग करवाना, उन्हें बताना। मेरी मैगजीन में ऐसी वर्कशीट्स हमेशा रहेंगी जिससे कि आप बच्चों को ये चीज़ें इजीली सिखा सकते हैं कि किसी के साथ मुझे कैसे इंटरेक्ट करना है। बच्चे अक्सर अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वे काफ़ी डिप्रेस भी होते हैं। बच्चों को डिफरेंट सोशल सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करना उन्हें ज़रूरी है और ऐसे में सोशल स्टोरीज़ आपको हेल्प करती हैं बच्चों को विभिन्न सोशल सिचुएशंस के लिए प्रिपेयर करने में। क्योंकि अक्सर बच्चों को ये सिंपल सी चीज़ें भी काफ़ी मुश्किल लगती हैं, जिसकी वजह से बच्चे स्कूल में भी कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं। अब नेक्स्ट जो चीज़ होती है वो होती है बच्चों को अपनी आपको एक्सप्रेस करना प्रॉपर वे में कि किस तरह से मुझे एक्सप्रेस करना है। ये चीज़ें भी बच्चों को, चाहे इमोशंस की उनको जानकारी देना ज़रूरी है कि मुझे किस तरह से अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस एक अप्रोप्रिएट वे में एक्सप्रेस करने हैं। अगर बोल कर नहीं तो पिक्चर के थ्रू ही सही मुझे उसे बताना है। अब नेक्स्ट जो चीज़ होती है वो होती है बच्चों के मोटर स्किल्स की बात करूँ। मोटर स्किल्स में बच्चों को प्रॉब्लम होती है। ग्रॉस मोटर की बात करूँ तो बच्चों को, कुछ बच्चे बहुत कोऑर्डिनेशन, बैलेंस को लेकर प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से उनकी गेट अफेक्ट होती है, चाल अफेक्ट होती है, बच्चे सही से चल नहीं पाते हैं, सिटिंग नहीं दे पाते हैं। ASD बच्चों में अक्सर ये प्रॉब्लम होती है कि बच्चों को बैलेंस, कोऑर्डिनेशन को लेकर मोटर डिफ़िकल्टीज इतनी ज़्यादा होती हैं कि बच्चे फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को
अवॉइड करते हैं, बच्चे करना नहीं चाहते हैं। ऐसे में बच्चों को सिंपल वेज में ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज़ करवाना ज़रूरी है, फिज़िकल एक्टिविटीज़ उन्हें देना ज़रूरी है, जैसे कि योगा हाइपर एक्टिव बच्चों के साथ बाकी बच्चों सभी बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल है। स्पेशली अगर आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है तो इससे बच्चों की स्ट्रेचिंग होती है, उन्हें उनके जॉइंट्स को कंप्रेशन मिलता है जो उन्हें काम डाउन रखता है। इसके साथ ही उनके कॉन्सेंट्रेशन को इम्प्रूव करने में, उनके कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करने में भी योगा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर बच्चा आपका सही से बैठ नहीं रहा है तो उसकी सिटिंग पर काम करना, उन्हें सेंसरी इनपुट देना, लैप पैड देना, विगल कुशन देना बैठने के लिए, या थेरेपी बॉल के ऊपर ही बिठाना अच्छा ऑप्शन रहता है। हमें बच्चों के सेंसरी इश्यूज़ को भी साथ में समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है तो हम हाइपर एक्टिविटी से रिलेटेड उसे एक्टिविटी देंगे कि हमारा बच्चा शांत हो। उसके लिए हम बच्चे को डीप प्रेशर एक्टिविटीज़, पुलिंग पुश की एक्टिविटीज़ दे सकते हैं। और अगर बच्चा आपका अलर्ट नहीं है, उसको अलर्टिंग एक्टिविटी देंगे। अगर आपको लगता है कि वो इनएक्टिव है बाकी बच्चों के मुकाबले में, उसे अलर्टिंग एक्टिविटीज़ दी जा सकती हैं, जैसे कि तेज़ लाइट्स उसे दिखाना या फिर जंपिंग और होपिंग जैसी एक्टिविटीज़ करवाना। ये सब चीज़ें अगर हम ऐड करते हैं बच्चों के आईपी में, क्योंकि सेंसरी को भी हम अलग नहीं कर सकते हैं, सेंसरी इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ देयर आईपी, क्योंकि बच्चों की सेंसरी नीड्स होती हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी की ज़रूरत उन्हें होती है अपने डेली रूटीन के कामों को करने के लिए, उन्हें सिखाने के लिए, उनके फाइन मोटर स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए। अगर बच्चे को ग्रॉस मोटर डिफिकल्टीज़ है तो उन पर काम करना ज़रूरी है। और अगर फाइन मोटर डिफिकल्टीज़ हैं, कुछ बच्चे पेंसिल भी नहीं पकड़ते हैं, तो उन्हें पेंसिल किस तरह से पकड़नी है ये सिखाना। क्योंकि राइटिंग की हम जब बात करते हैं तो राइटिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है बच्चे का पहले पेंसिल को होल्ड करना। अगर बच्चा पेंसिल भी होल्ड नहीं करता है तो क्ले, क्लॉथ पिन, टूथपिक, आइसक्रीम स्टिक्स जैसी एक्टिविटीज़ बच्चों को दी जा सकती हैं, जिससे कि बच्चों की हम इन स्किल्स को टारगेट कर सकें। अगर आप इस तरह से घर पर ही बच्चों को समझकर उनके साथ में काम करते हैं तो आपके बच्चे ज़रूर सीखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।